इमोशंस यानी एनर्जी इन मोशन। इमोशन यूनिवर्सल है, हम सबके पास इमोशन है, हाँ, लेकिन उनके इजहार करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक बात सच है, इमोशंस आपके प्रोडक्टिविटी और आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग एक प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे थे। तो सुबह हम लोग होटल से निकले, रास्ते में काफ़ी चिट चैट किया, वो काफ़ी खुश था। हम लोग जब ऑफिस में पहुंचे, मैं आगे आगे चल रहा था, वो मेरे पीछे जा रहा था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग मीटिंग रूम में घुसे। 2 घंटे की मीटिंग थी। मीटिंग हमने ख़त्म किया, लेकिन थ्रू आउट द मीटिंग मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मेरा दोस्त जो है वो काफ़ी थोड़ा लो फील कर रहा था। प्रेजेंटेशन में उसका मन नहीं लग रहा था। एंड एनी हाउ वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि सडनली जो बंदा इतना खुश था, रास्ते में आते वक्त कितनी बातें कर रहा था, एंड सडनली वो बातें कम कर रहा है, इंटरेस्ट कम ले रहा है, क्या इशू है। एनी हाउ 2 घंटे की मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद हम लोग जब साथ में चाय पीने के लिए निकले, तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, सडनली यू आर लुकिंग वेरी लो। तो उसने बोला, यार थोड़ा अजीब लगा मुझे, जब मैं ऑफिस के अंदर आ रहा था तो आगे निकल गया था, मैं पीछे जब आ रहा था मैंने बॉस को वहाँ से निकलते हुए देखा कॉरिडोर में, लेकिन यार उसने मुझे हेलो नहीं बोला, ना ही मुझे उसने कुछ बोला, चुपचाप वो निकल गया। मैंने बोला, अच्छा तो इस वजह से तू दुखी है, तू तो इस वजह से ऐसे बोल रहा है कि जैसे कि बॉस तुझे रोज़ बहुत खुश होकर बात करता है। जस्ट इन लाइटर नोट में मैंने उसको बोला। मैंने बोला, अच्छा तुझे क्या लगता है कि किस वजह से बॉस ने तुझे इग्नोर किया होगा। बोला कि यार नहीं, पता नहीं, शायद कल मेरी थोड़ी उसके साथ नोकझोंक हो गई, हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया था जिसको उसको बुरा लगा, मे भी हो सकता है इसका रिपरकशन हो। मतलब और क्या लग सकता है तेरे को, और क्या ऑप्शन है तेरे पास जो तेरे को लगता है कि तेरे को हेलो नहीं बोला गया। तो उसने सोचा, बोला कि हाँ हो सकता है यार वो किसी मीटिंग के लिए जा रहा हो। मैंने बोला हाँ हो सकता है, और क्या लग रहा है तेरे को। बोला कि हो सकता है वो जल्दी में हो सकता है उसने मुझे देखा नहीं। राइट, तो तेरे पास ही सारे आंसर्स हैं इसके। एक इंसिडेंट अगर तेरे दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस लेके आ सकते हैं, तो तेरे पास ही ऑप्शंस हैं कि शायद ये नहीं हो, कोई दूसरा ऑप्शन। बाद में जब पता चला कि उसको बॉस, जब हम लोग 2 घंटे की मीटिंग के बाद जब बॉस से मिले, तो बॉस ने एक्चुअली उसको देखा नहीं था, एंड ही वाज रशिंग टुवर्ड्स द वॉशरूम। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम कोई भी एक इंसिडेंट, कोई भी इमोशन को इतनी दूर तक हम लोग कैरी कर लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इसी तरह लाइफ की जो सिचुएशंस होती है, हमें डिफरेंट परसेप्शंस हमें दिखाती है। एक सिनेरियो जो मैं जिस तरीके से देखता हूँ, शायद दूसरा इंसान उसको उस तरीके से नहीं देखता है। तो हमें ये डिसाइड करना है अपने लिए कि उस सिचुएशन में, वो परसेप्शन में मैं अपने आप को, आइदर मुझे हीरो बनना है अपना, या विलेन बनना है, या एक विक्टिम बनना है। तो मेरे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। दुनिया में 3000 से ज्यादा काइंड ऑफ इमोशंस हमें पता है, लोगों को पता है। उन 3000 इमोशन में अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी निकाल के देखूं, उसमें 3000 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे इमोशंस को स्टेट करती है, चाहे वो नेगेटिव हो, अनप्लीजेंट इमोशंस हो, या पॉजिटिव इमोशंस हो। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसमें से 1051 पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव इमोशंस को दर्शाती है, और बाकी 2086 ऑलमोस्ट मोर देन डबल जो वर्ड्स है वो नेगेटिव इमोशंस को दर्शाती है। इसका मतलब अभी तक जितने दिन हमने अपने इवोल्यूशन प्रोसेस में निकाले हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इमोशन, अनप्लीजेंट इमोशंस पे फोकस किया, तभी उनके लिए ज्यादा शब्द निकले हैं। और जो पॉजिटिव इमोशंस है उसमें सिर्फ आधे, दैट इज 1051 वर्ड्स ही हमें देखने को मिलती है। हमारी पूरी जिंदगी एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। हमारी क्वालिटी ऑफ इमोशंस हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करती है। वो हमें खुशी देती है या दुख देती है, वो हमारे क्वालिटी ऑफ इमोशन पे डिपेंड करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इंसान की एबिलिटी, जिससे वो ये पता कर पाए वो क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, और जो वो फील कर रहा है उससे दूसरे लोग भी इम्पैक्टेड हैं। जब ये उसको पता चल जाता है, तब उसको एक इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का इमोशन हो, कुछ ना कुछ सीख हो हमें दे के जाती है। हर एक इमोशन के पीछे कुछ ना कुछ हिडन मैसेजेस रहता है। पॉजिटिव इमोशंस के पीछे क्या मैसेजेस है वो जनरली हमें पता चल जाता है, लेकिन बहुत लोगों को जो नेगेटिव या अनप्लेजेंट इमोशंस है, उनके पीछे जो मैसेज वो हमें देना चाहता है वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम उन मैसेजेस को पहचान लेंगे और उनको पर एक्ट करना शुरू कर देंगे, तब हम एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाएंगे। और ये बात तय है कि
जो भी इंसान अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ला सके वो अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल ले आ सकता है, और जो अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल ला सके वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। एक बहुत ही कॉमन तरह का जो इमोशन है चोट पहुंचना, गेटिंग हर्ट, ये आई थिंक हर एक इंसान अपने लाइफ में एक ना एक बार उसको कोई ना कोई हर्ट करता है। सो इसका रीज़न क्या है हर्ट करने का रीज़न? हो सके किसी वजह से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हुई, आपको किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने आपको बैडली ट्रीट किया, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आपको हर्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम हमेशा जो इंसान है, इंसान और मशीन में क्या फ़र्क है? मशीन की जो इमोशंस होती है ऑब्वियस इमोशंस होती है, आप जैसे उसमें प्रोग्रामिंग करोगे, जैसे फीड करोगे वैसा वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन इंसान ही इनफैक्ट इकलौता एक स्पीसीज है जिसके जो इमोशंस होते हैं वो ऑप्शंस इमोशंस होते हैं, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है आप उस इमोशंस को टैकल करने के लिए, उसको सवाल पूछ के उसको जवाब देने के लिए। तो जब भी कोई आपको हर्ट करता है, सबसे पहले ये मैसेज आता है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन एक मीट नहीं हुई जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, हम उस जो इंसान ने हमें हर्ट किया, हम उससे पूछे उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है या मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी। बहुत टाइम पे ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को आपकी एक्सपेक्टेशन का पता ही नहीं हो सकता है आप जिन चीजों को अपनी लाइफ में वैल्यू करते हो, सामने वाला उस चीजों को वैल्यू नहीं करता हो। इट डिपेंड्स। तो वो एक्सपेक्टेशन सेट करना, दूसरों की एक्सपेक्टेशन समझना, वो बहुत जरूरी है जब तक आप उसको हर्ट नहीं होना चाहते। एक और चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमें चोट पहुंचे, हम लोग हर्ट हो गए, थोड़े हर्ट हो जाने से क्या होता है, हम थोड़े दुखी हो जाते हैं और हम लोग ऐसा एक इंसान को ढूंढते हैं जो हमें मदद कर पाए, जो हमें मेंटर कर पाए। लेकिन बहुत टाइम पे हम उसी इंसान के पास जाते हैं जो इंसान हमारे इस सैडनेस को, हमारी इस जो हर्ट हुए हैं जो फीलिंग को, उसको एंडोर्स करता है। लेकिन हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए जो इसको एंडोर्स नहीं करे, रादर उसको कूलली आपको एक न्यूट्रल एक सॉल्यूशन दे या एक न्यूट्रल सजेशन दे जिसके ऊपर आप अपना डिसीजन ले पाओ। क्योंकि जब मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, उस वक्त जरूरी है कि हमें उस इंसान को मिलना चाहिए जो इंसान से हम एक गाइडेंस ले पाए। वो इंसान हमें डिसीजन नहीं देगा, वो डिसीजन देना भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो इंसान जब एक न्यूट्रल इंडिविजुअल की तरह उस चीज को सुने और आपको गाइड करे आप अपने डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान आप जब हर्ट हो जाते हो, उस दुख को और ज्यादा इंडोर्स करता है, आपके दुख को और ज्यादा बढ़ावा देता है, तो वैसे इंसान को हमें अवॉइड करना चाहिए। हर्ट होने से हम दो तरीके से अपना जो इमोशन है वो इजहार करते हैं। इधर हम लोग सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर हमें गुस्सा आता है कि यार उस बंदे ने मुझे नेग्लेक्ट किया, उसने मुझे इग्नोर किया, तो अंदर से एक गुस्सा बाहर आने लगता है। तो दोनों ही केस में हाँ, सैड अगर है, अगर आप उसको वेंट आउट कर रहे हो, किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, देन आई थिंक दैट इज बेटर। बट एंगर को वेंट आउट करके इमीडिएटली आप उसको चिल्ला के, किसी को रिवर्ट करके आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। एंगर हमें ये मैसेज देता है हिडन कि आपकी लाइफ में आपकी कोई ना कोई रूल्स आपकी ब्रेक हुई है, चाहे वो किसी और ने किया है, एंड हो सकता है कभी कभी वो रूल्स आप भी कभी कभी ब्रेक करते हो, जिसकी वजह से आपको अपने आप ऊपर भी कभी कभी गुस्सा आता है। लेकिन ये जो गुस्सा है ये एक सेकेंडरी इमोशन है। गुस्सा आने से पहले आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो फ्रस्ट्रेशन से गुस्से तक का जो ड्यूरेशन है, तकरीबन साइंटिफिकली प्रूवन ये 6 सेकंड का होता है। अगर 6 सेकंड तक आप अपने इमोशन पे कंट्रोल ले आए, आप अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को वहीं पर आपने रोक लिया, तो आप शायद वेंट आउट नहीं करोगे, किसी को आप गुस्से से रिवर्ट नहीं करोगे या किसी को चिल्लाओगे नहीं नाराज होकर। सो गुस्से पे कंट्रोल लाने का एक तरीका ये है कि आपकी जो गुस्से की जो स्टिमुलस है, जब भी आपकी गुस्से को किसी ने ट्रिगर किया, उस गुस्से से आपके रिस्पॉन्स टाइम के बीच की जो गैप है, उस गैप को बढ़ा दो। अगर आपने उस गैप को बढ़ा दिया तो शायद आपका गुस्सा बाहर ही नहीं आएगा, आप अपने आप में वो कंट्रोल लेके आ पाओ। अब आते हैं फ्रस्ट्रेशन पे। फ्रस्ट्रेशन क्या है? कोई भी काम आप करना चाह रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, राइट? सो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, लोगों को लगता है ये दोनों बहुत ही सिमिलर टर्म्स है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिसअपॉइंटमेंट कुछ ऐसा चीज है जो लाइफ में आप करना चाहते हो, लेकिन शायद आपने उसको नहीं कर पाओगे।
लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है वो टेम्पररी होता है। आप काम करने के बीच में आपको ऐसा इमोशन आपके पास आएगा कि आप अपने गोल के, आप काम कंप्लीशन के काफी नजदीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। उस वक्त आपको यह सोचना है कि मैं इस तरीके, मेरे अप्रोच को कैसे बदलूं। मेरे पास में जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो सपोर्ट मुझे आसपास के लोगों से चाहिए या मुझसे चाहिए, मुझे उसको सब कुछ उसमें डाल देना है ताकि मैं उस काम को मैं पूरा कर पाऊँ। लाइफ में हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के अंदर जब घुस जाते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन लेवल पे ही हमें कंट्रोल करना ज़रूरी। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करें, फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो। डिप्रेशन एक बहुत ही इनफैक्ट जो आप बोल सकते हैं कि काफ़ी एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है जो शायद कोई नहीं चाहता कि कोई डिप्रेशन में चला जाए। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को अगर हमने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया, बार बार हम फेलियर होते गए, लेकिन हमने अप्रोच को नहीं बदला टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ, देन इट माइट लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो। डिप्रेस्ड लोगों में एक बात क्या कॉमन होती है कि वो लोग हमेशा अपने लाइफ में जो मिसिंग है उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो उनके पास अवेलेबल है। सो वो डिसाइड करता है कि ओके, सो हिडन मैसेज डिप्रेशन आपको क्या देता है? डिप्रेशन आपको ये मैसेज देता है कि आपको अपने लाइफ के लिए एक गोल चुनना पड़ेगा जिसको आप चेस करने से ये डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में हमें लाइफ को फिर से रीइवैल्यूएट करना चाहिए, अपने गोल्स को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। लाइफ में हमें छोटे छोटे माइनर इश्यूज से डीफोकस करना चाहिए और बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े एम को लाइफ में चेस करना चाहिए। तब जाके हम ये डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। जो ब्लेसिंग्स हमारे पास करंटली है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन जो चीज़ हम खो चुके हैं या जो चीज़ हमारे पास है नहीं। एक और इमोशन की बात मैंने कही थी, सैडनेस। तो कभी कभी हम अगर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं तो मे बी हम उसको ग्रीफ का नाम देंगे, ओवर सैडनेस जिसको बोलते हैं, कि छोटे छोटे चीज़ों से तो हम दुखी होते ही हैं लाइफ में, लेकिन कुछ बड़ा अगर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ हो गया, कोई मेरे नियर एंड डियर की डेथ हो गई या कोई ऐसा कुछ इनसेपरेबल चीज़ जो हो गया जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बर्डन्ड हूँ, तो वो चीज़ों को भी अगर हम टाइम पे कंट्रोल नहीं किए, वो भी डिप्रेशन को लीड करेंगे। सो उन चीज़ों में हमें ये मैसेज हमें देता है ग्रीफ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो शायद हम बदल नहीं सकते। ग्रीफ एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग समथिंग बियॉन्ड आवर ओन कंट्रोल, उस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। सो एक ग्रीफ का जो आंसर है दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड चेंज द थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन व्हेन वी हैंडल आवर ग्रीफ और ओवर सैडनेस इन आवर लाइफ। एक बहुत ही डेंजरस टाइप का इमोशन है जो है सेल्फ इनएडिक्वेसी और अनवर्दीनेस, जो हम फील करते हैं अपने ऊपर, यार मैं तो बेकार हूँ, मैं ये काम शुरू किया था, मैंने उसको पूरा नहीं कर पाया, मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ। एंड एक अपने ऊपर एक घृणा, एक भाव हम धीरे धीरे ले आते हैं। ये स्टूडेंट्स में देखा जाता है, ये प्रोफेशनल्स में देखा जाता है। हम अपने आप को वर्दी नहीं पाते हैं कभी कभी किसी सिचुएशन में कि मैं ये काम नहीं कर पाया। तो लेकिन इसमें हिडन मैसेज हमें ये देता है कि भाई आपको सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रादर देन आप अपने आप को इनफैक्ट उस नीचे लेवल तक गिराओ कि आप कहीं के काबिल नहीं हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो। लेकिन ये जो मैसेज आपके सेल्फ डेवलपमेंट का देता है कि आप इस काम के लिए आपको शायद नए स्किल्स की ज़रूरत है, नए इनफैक्ट इनोवेशंस की ज़रूरत है, कुछ टूल्स की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बेसिकली वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट इसमें कराना चाहता है। एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशन है एनवी। नाम शायद बहुतों ने सुना नहीं होगा, लेकिन ये वो इमोशन है जो जिससे कि आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करते हो, आपकी जो फोकस है दूसरों के ग्रोथ पे जाती है। आप इससे दुखी नहीं हो कि आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो, बट आप इससे दुखी हो कि आपके पास वाला, आपका कलीग, आपका फ्रेंड अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशन है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये हिडन मैसेज क्या देता है आपको? ये आपको हिडन मैसेज ये देता है कि आपको अपने को क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई आप जिस स्टेज में आज के डेट में हो, वो स्टेज में बाहर जाने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए। क्या आपको नए स्किल सिक्योर करने की ज़रूरत है? क्या आपको नए कुछ
नई कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ आपको नई ट्राई करने की ज़रूरत है जो आपको अपने इस करंट स्टेट से आपको आगे लेके जाए। सो आपको ये सोचना है कि मैं इमीडिएट अब मेरे गोल्स लूँ जो मेरे लाइफ को और इम्प्रूव कर पाए, मुझे क्या क्या स्किल्स एक्वायर करने हैं, मुझे अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। कॉर्पोरेट में जब लोग काम करते हैं तो हमने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, गो गेटर। कभी कभी बॉस बोलता है अरे मेरा ये बंदा गो गेटर है। तो गो गेटर बहुत कम लोग हो सकते हैं, 1 2 4, लेकिन बट एवरीवन कैन बिकम अ गो गिवर। सो आज के डेट में वो कॉन्सेप्ट गो गेटर वाला खत्म हो चुका है। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट इफ दे विश टू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ये फीलिंग कभी आती है कि मैं इससे जेलस हूँ, मैं इसकी डेवलपमेंट देख के जेलस हूँ, खुद उन चीज़ों को अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिस चीज़ में भी आप काबिल हो वो अपॉर्चुनिटी को मांग के लो कि मैं ये चीज़ ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं इस काम को करूँ। तो बिकम अ गो गिवर देन अ गो गेटर। सो बहुत लोगों के ये सवाल आते हैं कि ये जो इमोशंस है हम इनको मास्टर कैसे कर पाए, कैसे अपने कंट्रोल में कर पाए। एक बहुत ही फेमस कहावत है, टू फील डिफरेंटली यू हैव टू सी डिफरेंटली, टू सी डिफरेंटली you have to gain knowledge that you don't have at the moment, and to gain knowledge what you don't have at the moment you need to try different things, you need to experience different things. एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, दो कहीं जा रहे थे, रात का समय था। नदी के किनारे जब वो पहुंचे, उनको नदी क्रॉस करना था, एक नाव भी नदी पे थी, लेकिन नदी में वो करंट बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पर देखे एक यंग लेडी वहाँ पर बैठी हुई वेट कर रही है, क्योंकि उसको करंट में नाव तक जाने के लिए डर लग रहा था। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे वहाँ तक नाव तक लेके जा सकते हैं, मैं अकेले नहीं जा पा रही हूँ। तो एक मॉन्क ने काफ़ी हेजिटेट किया, दूसरे मॉन्क ने सडनली उसको अपने कंधे पे बैठा के उस नाव तक ले गया, नाव में उसको बैठाया और फिर तीनों नाव क्रॉस करके नदी उस पार जाने लगे। उस पार जब वो पहुँचे, फिर वही बात, वो मॉन्क ने उसको कंधे पे उठा के किनारे पे छोड़ा और लेडी ने उनको थैंक यू बोला दोनों मॉन्क को, और दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगे। ये 2 मॉन्क जब थोड़ी दूर आगे चलने लगे तो दूसरा जो मॉन्क था जो हेजिटेट कर रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला कि भाई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के हिसाब से तुमने आज बहुत गलत किया है, हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है किसी लेडी के टच में आना, और तुमने उसको कंधे पे उठाया और ये नाव पे बैठाया और अगले किनारे तक लेके गए। तो दूसरा मॉन्क जो था बहुत साइलेंटली, बहुत स्थिर मन से वो सुन रहा था। उसने बोला कि भाई मैंने तो उस लेडी को कंधे पे उठा के किनारे पे ही छोड़ दिया, पर शायद तुम अभी भी उस लेडी को कैरी कर रहे हो अपने दिमाग में। इमोशनल इंटेलिजेंस साइंटिफिकली भी प्रूव होता है। बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो मैं तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो अगर आप अपने आप से पूछो, उसके जवाब से आपको शायद पता चले आप कितने इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और इमोशनल इंटेलिजेंस आपका कितना हाई है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप नए लोगों से मिलना पसंद करते हो? क्यूरियोसिटी होती है उनके बारे में जानने के लिए, नए लोगों के बारे में उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपने लाइफ में एक अच्छे लोग आपको एक अच्छा लीडर मानते हैं कि नहीं? लीडरशिप में जो नॉर्मल आपके कन्वेंशनल टैलेंट हो गया, आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी एथिक्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशिएंट अगर हाई है, तब आप एक अच्छा लीडर कहलाते हो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस पता है? जो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हो, उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो एक्सेप्टेंस के बाद आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो, आपके डेवलपमेंट एरियाज पे काम करना शुरू कर सकते हो। जब आप आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भली भांति आप परिचित हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। कितने एफिशिएंटली आप अपने डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करते हो? क्या आपको हर मोमेंट में अपने आप को फोकस करने के लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है? नॉर्मल व्हाट्सएप, ट्विटर और एसएमएस के आवाज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या अपने आप को? सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक काम को एफिशिएंटली बिना कोई थॉट्स अपने माइंड में लाए क्या आप कर सकते हो?
जब भी आप अपने लाइफ में अपसेट होते हो या कोई भी इमोशन आपका आता है, क्या आपको रीजन पता चलता है कि मैं किस वजह से अपसेट हूँ, किस वजह से दुखी हूँ या किस किस वजह से एक्साइटेड हूँ? अगर आपको पता चलता है देन आई थिंक आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई। क्या आप अपने लाइफ में मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ आप यू आर एबल टू गेट अलॉन्ग, अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्ट्स सभी से, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों से आप मैनेज कर पाते हो एफिशिएंटली? हर इंसान इस लाइफ में बिजी है एंड इस बिजी रूटीन की वजह से हम हमें शायद टाइम नहीं मिलता, हम हमेशा सेल्फ फोकस्ड रहते हैं, अपने ऊपर हमारा फोकस रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। लेकिन क्या आपके पास टाइम है कि अपनी बिजी लाइफ में आप स्लो डाउन होके दूसरे को आप मदद एक्सटेंड करते हो, जो कि आपके कॉम्पैशन को बढ़ावा देगा आगे चलकर? क्या आप दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाते हो? ये बहुत ज़रूरी है एम्पैथी के तरीके से कि आप दूसरा इंसान कैसे फील कर रहा है, दूसरे इंसान के जूते में कभी अपने आपको डाल के भी देखना चाहिए कि वो कैसा फील करता है जब इमोशंस आउटबर्स्ट होता है किसी का या किसी और के इमोशंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई गलती करते हो, कोई मिस्टेक करते हो या गिरते हो, कितनी जल्दी आप उठ के खड़े होते हो, ये बहुत कुछ बताता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। नेगेटिव इमोशंस, अनप्लेजेंट इमोशंस लाइफ में आएंगे, कोई नहीं कह रहा है कि उनसे पूरे कंप्लीटली डिलीट कर दो, गेट रिड हो जाओ, बट उन इमोशंस को भी आपने अपने पॉजिटिव इमोशन के साथ उसको संभाल के रखा है, बट खाली इतना है कि आप उनको अटेंशन नहीं पे कर रहे। क्या आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हो? अगर आप अपने आप को ट्रस्ट करते हो, आपके इमोशंस को ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो भी एक्शन है वो इंस्टिंक्ट एक्शन होगा। लाइफ में कितनी बार आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे हो? जब भी आपके पास कोई रेम्यूनरेशन या कोई रिवार्ड्स आपको किसी ने नहीं बोला है, बट फिर भी आप अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ की बात कर लो, किसी आप वहाँ पर तो कभी देयर इज नथिंग मच टू लुक फॉरवर्ड टू। प्रोफेशनल लाइफ में आदमी इंसेंटिव के लिए काम करता है, सैलरी ग्रोथ के लिए काम करता है, प्रमोशंस के लिए काम करता है। जब एक स्टूडेंट लाइफ आपकी होती है, क्या आपका अपनी लाइफ में ऐसा कभी सिचुएशन आया है जो आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर आपने कुछ किया? लास्ट, क्या आप किसी चीज को ना बोल सकते हो? जो भी आपकी सेल्फ रेगुलेशन है, आपकी सेल्फ कंट्रोल है, कोई नेगेटिव चीज जो आप अपनी लाइफ में लोग आपको कह सकते हैं वो चीज करने के लिए, या जो चीज आपका मन नहीं है करने के लिए, उस चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहना, ये एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन की निशानी। ये सभी सवाल के जवाब अगर आपके हाँ है तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अबव एवरेज है। और दूसरी बात है कि जब नेगेटिव इमोशंस हम बार बार सोचते रहते हैं तो हमें सैडनेस की तरफ ले जाता है। तो कोई भी नेगेटिव इमोशन को अवॉइड करने के लिए, आप उसको ओवरकम करने के लिए, आपको अपने जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसको रीफ्रेम करो, अपने सिनेरियो को मल्टीपल ऑप्शंस दो। उस ऑप्शंस पे आपको डेफिनेटली वो ऑप्शन मिलेगा जो ऑप्शन पॉजिटिवली आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और उस इंसान के लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा जिसके थ्रू ये इमोशंस आपको ट्रिगर किए। जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, अगर उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे बाहर वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चल रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में आए, उसको इमोशनल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। सो जितना ज़्यादा ऑप्शंस आप अपने इमोशन को दोगे, आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस उतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी। सो हमारी जो बिहेवियर है, हमें पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसका मेरे बाहर दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा बिहेवियर डिफर कैसे कर सकता है कि मैं इस इंसान के साथ एक तरह से पेश आता हूँ और सिमिलर वही सिचुएशन में किसी दूसरे इंसान के साथ एक डिफरेंट तरह से पेश आ रहा हूँ। जिस दिन हमारा वो एक क्वालिटी मेंटेन हो जाए कि मुझे हर एक इंसान के साथ, चाहे वो मेरे से कुछ उसका लेना हो, देना हो, या वो मेरे लिए कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है या मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता है, अगर मेरा बिहेवियर कांस्टेंट रहे, वो क्वालिटी मेंटेन रहे, उसको इमोशनल इंडिपेंडेंस कहेंगे। सो दोस्तों, एक IQ जितना ज़रूरी है लाइफ में, एक EQ भी उतना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट लाइफ में जब भी आप सीनियर पोजीशन पे आप देख लो, एक टाइम पे आपका जो बेसिक टैलेंट, आपकी एथिक्स, आपके जो कन्वेंशनल जो आपके कोर्सेस आपने किए हैं, वो शायद मैटर नहीं करते, लेकिन ज़्यादा मैटर क्या करता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। जितना हाई आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो एक कॉर्पोरेट लैडर में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उतने ज़्यादा, उतनी ऊंची जाने के आपके चांसेस होते हैं।
सो 5 चीज़ों पे अगर मैं सम अप करना चाहूँ, आप सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। आपको हमेशा अपने बारे में पता होना चाहिए कि कौन से इमोशंस आपके लिए वीकनेस क्रिएट करती हैं, कौन से इमोशंस आपकी पॉजिटिव आती है, कौन से नेगेटिव आती है और उसका रिएक्शंस आपका क्या रहता है। ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अगर आप अपने में सेल्फ अवेयर रहेंगे, आपको अपने बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। दूसरा है मैनेजिंग योर मूड और मैनेजिंग योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने मूड को सही तरह से मैनेज कर पाएंगे, वो आपको हेल्प करता है लाइफ की कोई भी सेटबैक, कोई भी जब भी आप अपने लाइफ में फेल हो, आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करके ट्रैक में आते हो। सेल्फ मोटिवेशन, जो मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कोई भी चीज़ जो बिना कोई इंसेंटिव का, बिना कोई इनफैक्ट लालच का आपको अपने से मोटिवेट करे वो चीज़ करने के लिए, तो वो आप में कितना हाई है वो आपको हमेशा अपने आप को करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चीज़ करो, लेकिन जिन चीज़ों को करने के लिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करो। एम्पैथी आपकी पीपल स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करती है। जब आप सीनियर लेवल पे, जनरली टीचर्स में काफ़ी एम्पैथी होता है, स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं वो लोग, एक सेल्स पर्सन जो एक कस्टमर के शूज़ में अपने आप को डाल के देखता है। सो एम्पैथी एक बहुत ही इनफैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को ऊपर लेके जाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज हैंडलिंग द रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप, आप जो भी आपके सोशल सर्कल में या सोशल सर्कल के बाहर आते हैं, उनके साथ आप कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे लेके जाने के लिए। हर एक इंसान में ये इमोशनल कंट्रोल या इमोशनल मैनेजमेंट ये पॉसिबल है। एक ग्रोथ माइंडसेट लाने की ज़रूरत है। जब भी आपके इमोशंस हो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के इमोशंस हो, उसका एक नाम दो और उससे सवाल पूछो कि भाई मुझे क्या आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मेरे को बताना चाह रहे हो, मैं कैसे खुश रहूं। तो ये सवाल जब पूछोगे, अपने आप आपके पास ऑप्शंस आएंगे और जितना ज़्यादा ऑप्शंस आप ढूंढने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा आपके पास प्रोबेबिलिटी आएंगे आपके उस इमोशन जो को मैनेज करने के लिए। ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर इमोशंस एंड फीलिंग्स इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी। पीपल एंड सिचुएशन कैन ओनली trigger those emotions that is already within you. So with this, friends, thank you so much. See you next week. Jai Hind.